और आइए प्रस्तुत करते हैं वो खबरें जो वाकई में बड़ी हैं और जिनको आपका जानना तफसील से जरूरी है। आज से 3 साल पहले यानी कि 2016 में जेएनयू कैंपस के भीतर एक रैली निकाली गई थी जिसमें कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। याद होगा आपका, उसके बाद ही यह शब्द निकला था टुकड़े टुकड़े गैंग। अब जरा सोचिए, 3 साल गुजर गए और 3 साल के बाद अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पटियाला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जो काम दिल्ली पुलिस को 90 दिन में करना चाहिए था, उस 90 दिन को काम को पूरा करने के लिए पुलिस ने 3 साल का वक्त लगाया और अंततः पुलिस ने तथाकथित तौर पर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के नाम सामने रखे हैं और उसके साथ साथ लोगों की कही बातों को आधार बनाते हुए कन्हैया, उमर खालिद, अनिर्बान, इन जैसे 46 लोगों को आरोपी बनाया है और कहा है कि इन लोगों ने देशद्रोह का काम किया है। एक भी तथाकथित तौर पर पुख्ता सबूत पुलिस ने सामने अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब जेएनयू ने इस पूरे मामले में अपनी जांच कमेटी बिठाई थी, जो कि 2 साल पहले अपना रिपोर्ट लेकर सामने आ चुकी है, उस जांच कमेटी ने न तो कन्हैया को और न ही किसी भी छात्र को देश विरोधी नारे लगाते पाया था। तो पुलिस को अचानक ये जानकारी कहां से मिली? किस एक न्यूज चैनल के वीडियो के आधार पर इन लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है? यह यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना चाहिए। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में करीब 3 साल पहले की इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े किए थे। उन सारे सवालों का जवाब इस ट्रंक में बंद 1200 पन्नों की चार्जशीट में शामिल है। पिछले 3 सालों से यही सवाल हर ओर घूम रहा था कि आखिर जेएनयू में देश विरोधी नारे किसने लगाए थे? आखिर वो कौन लोग थे जो भारत के टुकड़े होने की बात कह रहे थे? इन सारे सवालों के जवाब से अब धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट करीब 1200 पन्नों की है। चार्जशीट लिंक कोर्ट में पेश की गई है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने कन्हैया कुमार समेत 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में गवाहों के आधार पर कहा गया है कि कन्हैया कुमार ने भी देशद्रोही नारे लगाए थे। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के अलावा 7 कश्मीरी छात्रों के नाम कॉलम 11 में रखे गए हैं। यानी पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत है और इन पर केस चलाया जा सकता है। जबकि 36 लोगों के नाम कॉलम 12 में रखे गए हैं, जिनमें डी राजा की बेटी अपराजिता और शहला राशिद शामिल है। कॉलम 12 का मतलब है कि ये आरोपी तो हैं, लेकिन जांच में पुलिस को उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं और कोर्ट चाहे तो इन्हें समन कर सकता है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो पुलिस ने चार्जशीट में कन्हैया और दूसरे आरोपियों के कथित तौर पर लगाए गए 12 नारों की लिस्ट भी कोर्ट को सौंपी है। 3 साल बाद आरोपी कन्हैया कुमार पुलिस की चार्जशीट पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिन्हें लग रहा है कि इस मामले का पूरा सच अब सामने आने वाला है। चुनाव से ठीक पहले जो ये चार्जशीट दायर की गई है, इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा है। राजनीतिक मंशा इस रूप में है कि सरकार हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है। मैं तो खुद साक्ष्य था, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं वहाँ पे कंप्लेनेंट हूँ। जिस तरीके से इन्होंने एक डॉक्टर्ड अनडॉक्टर्ड का एक इन्होंने नैरेटिव चलाया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसीलिए इतना लेट हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में देशद्रोह, दंगा भड़काना, अवैध तरीके से इकट्ठा होना और साजिश के गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन चार्जशीट दाखिल होते ही बयानों का घमासान तेज है और सबकी नजरें कोर्ट पर है, जहां मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी। करीब 3 साल के बाद दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में लगे देश विरोधी नारे मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही इस बात का फैसला होगा कि पुलिस के द्वारा दायर की गई चार्जशीट में पेश किए गए सबूत और गवाह क्या इतने मजबूत हैं कि दोषियों को आरोपी साबित किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जाहिर सी बात है, इस मामले पर पूरी राजनीति हो रही है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं। इस पूरे मामले में, जो कि आज से 3 साल पहले हुआ, अब तक 90 लोगों को गवाह बनाया गया है, जिसमें से ज्यादातर लोग एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं। 10 वीडियो क्लिप को इस रिपोर्ट में हिस्सा बनाया गया है सबूत के, जो कि एक टेलीविजन चैनल के और एक रिपोर्टर के रिपोर्टिंग के आधार पर हैं। इन सभी वीडियो क्लिप में सीआईएसएफ की जांच जो है वो ये कहती है कि इस वीडियो क्लिप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वीडियो में देश विरोधी नारे लगाते हुए कुछ आरोपी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति वो नहीं है जो कि चार्जशीट में नामजद है। कन्हैया के खिलाफ देश विरोधी नारे का वीडियो पुलिस को अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कन्हैया का नाम इस फहरिस्त में जरूर है।
कई लोगों ने कन्हैया के खिलाफ गवाही दी है और जिन जिन लोगों ने गवाही दी है वो सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के सदस्य हैं। क्राइम माफ कीजिएगा कार्यक्रम के बैनर, पोस्टर और बयानों को आधार बनाकर चार्जशीट बनाया गया है और कन्हैया कुमार और उनके तमाम साथियों पर आरोप यह लगाया गया है कि चूंकि इन्हें पहले से पता था कि यहां पर आयोजन होना है और छात्र अपना विरोध करने वाले हैं, इसलिए इन्होंने देश विरोधी गतिविधि को अंजाम दिया है। मूल मुद्दा यह है कि आतंकी अफजल गुरु की फांसी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें कोई 40-50 छात्र वहां पर मौजूद थे और फिर वहीं पर कहा जा रहा है कि देश विरोधी नारे लगाए गए। इस मुद्दे पर याद होगा आपको साल 2016 में जबरदस्त राजनीति हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जेएनयू कैंपस में देश विरोधियों का डेरा है। ये बात अलग है कि उसके बाद जेएनयू कैंपस में तरह तरह के प्रहार होते रहे हैं और लगातार वहां पर वामपंथी दलों की जो पकड़ है उसे कमजोर करने की कोशिश की गई है। जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब हम लोग पार्लियामेंट में जाकर के पूरा 23 बस लेकर के जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम लोग जब उस केस को भी जब फाइल किए और पूरी तरीके से कहीं न कहीं हम लोगों को ये चीज़ नहीं लगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन इसको आखिर 3 साल के बाद क्यों जस्ट 2019 से चुनाव से पहले आखिर क्यों उसको किया गया, कहीं न कहीं प्रेरित है। टाइमिंग ये शब्द अपने आप में राजनीति में बहुत मायने रखता है। जिस तरह से जनरल कैटेगरी में 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर देकर जब केंद्र सरकार ने यह कहा कि आम आदमी के भलाई के लिए कदम उठाया जा रहा है, तो हर किसी ने कहा यह टाइमिंग का सवाल है। चुनाव के ठीक पहले ऐसा क्यों? और वही वजह है कि आज जब जेएनयू के मामले में 3 साल बाद दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है और वह भी चुनाव से ठीक पहले, तो इसे भी टाइमिंग कहा जाता है। याद कीजिए वो वक्त जब पूरे देश भर में टुकड़े टुकड़े गैंग का हवाला देकर यह कहा जा रहा था कि एक बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है पूरे देश में जो हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहता है। एक ऐसा वर्ग है पूरे देश में, कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो गढ़ बन चुके हैं वामपंथी और नक्सली सोच के, जो कि हिंदुस्तान के टुकड़े करने जा रहा है। और इस पर अलग अलग पार्टियों ने अपनी राय स्पष्ट रखी थी। कांग्रेस ने इसकी हिमायत इसलिए की क्योंकि कांग्रेस को लगा कि शायद जो कन्हैया और उसके साथियों के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस को ही टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना कह दिया। आइए अब दिखाते हैं आपको कि किस तरह से एक बार फिर राजनीति की शुरुआत हो रही है। क्यों ना हो, 100 दिन बचे हैं चुनाव की घोषणा शुरू होने में। राहुल गांधी और कई कांग्रेस नेता जाकर के ऐसे नारे लगाने लोगों के साथ खड़े दिखे थे उस समय, तो उनको देश को अभी उसके लिए माफी मांगना पड़ेगा राहुल गांधी को। कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए बिना साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ हुए। ये पूरी उम्मीद है हमें कि साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि पहले कई समाचार आए थे इस बारे में बीच में कि कहीं वीडियो डॉक्टर्ड है क्या नहीं है। ये अभी चार्जशीट हुई है। पूरी उम्मीद करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया एकदम ठीक ढंग से चलेगी, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस सरकार पर लोगों को, जैसा मैंने आपको कहा, भरोसा लोगों को अब खत्म हो चुका है, बिल्कुल समाप्त हो चुका है इस सरकार की प्रक्रियाओं पर। इस पूरे मामले पर सबसे बड़ी चुनौती तो कन्हैया ने सामने रख दी है। कन्हैया का यह कहना है कि अगर सरकार मानती है कि देशद्रोह का काम कन्हैया और उसके सदस्यों और उसके साथियों ने किया है, तो फिर इस मामले का निपटारा तुरंत हो जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और यह पता चले कि देशद्रोही कौन है। आखिरकार कन्हैया को भी तो अपनी चुनावी पारी खेलनी है, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। आइए बात करते हैं किस तरह से गठबंधन की राजनीति एक अलग अवतार या यूं कहें कि एक नया स्वरूप लेती दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश और बीएसपी के अध्यक्ष मायावती की मुलाकात क्या हुई? आरजेडी के बादशाह खल उठी हैं। तेजस्वी यादव लखनऊ पहुंचे, मायावती से मुलाकात की, अखिलेश यादव से मुलाकात की, मायावती से आशीर्वाद लिया, अखिलेश यादव के गले लगे और कहा कि इसी तरह के महागठबंधन की एक और मिसाल होनी चाहिए बिहार में। ऐसा लग रहा है जैसे कि तमाम विरोधी पार्टियों को जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी हैं, उन्हें इस बात का आसरा होने लगा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो हर किसी को एकजुट होकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तेजस्वी बार बार यह कह रहे हैं कि इस गठबंधन को जो उत्तर प्रदेश में हुआ है उसे देखते हुए लालू प्रसाद यादव बड़े प्रसन्न हैं। तेजस्वी जी का, उनके सहयोगी साथियों का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का
और इनके जितने भी साथी सहयोगी हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि आपके आने से ये गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। जनता को और देश की जनता को और भरोसा गठबंधन पे होगा और हमें उम्मीद है कि जिस समय मतदान होगा देश के किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अखिलेश जी को हम धन्यवाद देने आए हैं और मायावती जी को भी हम कल मिलकर के आए, उनको भी हमने धन्यवाद दिया कि देश हित में ये आप लोगों ने कदम उठाने का काम किया है, संविधान को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए। और ये मैसेज जो है, जो संदेश जो है इस गठबंधन का, ये सिर्फ यूपी में ही नहीं गया है, ये बल्कि पूरे देश में गया है। और आगे आने वाला जो रास्ता यूपी और बिहार ही तय करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या सत्ता में कौन आने जा रहा है, बैठने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा में यूपी और बिहार का अपना वर्चस्व है। उत्तर प्रदेश इसमें 80 लोकसभा की सीटें हैं, 40 बिहार में, यानी कि 120 सीटें। 543 में 120 सीटों का अपना महत्व है। इसी वजह से अगर यूपी में गठबंधन या महागठबंधन हो रहा है तो बिहार में खाने की जबरदस्त तरह से राजनीति चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे तमाम वो दल जो बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ हैं मछली भात खा रहे थे। मकर संक्रांति एक ऐसा मौका है जहां बिहार में खिचड़ी खाई जाती है और चूड़ा दही भी खाई जाती है। चूड़ा यानी कि चिवड़ा और दही और गुड़ के साथ बड़ा स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसका जायका तब और मीठा हो जाता है जब आप सहयोगियों के साथ मिलकर ये खाना खाएं। तो कहीं खिचड़ी पक रही है, कहीं चिवड़ा दही खाई जा रही है। ऐसा लग रहा है सब जगह घालमेल है, बस किसी तरीके से वोट आ जाए अपने पास। ऐसा लगता है जैसे बिहार में सियासत का समीकरण खाने की मेज पर ही सॉल्व होता है। पहले महागठबंधन के नेताओं ने मछली भात के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा की। अब एनडीए टीम दही चूड़ा के साथ रिश्तों की मिठास बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यूं तो मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में हर साल राजनीतिक पार्टियां चूड़ा दही के भोज का आयोजन करती हैं, मगर लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सीटों के बंटवारे को लेकर जो कड़वाहट आई थी उसे भी भोज में भुलाने की कोशिश की जा रही है। हम मौजूद है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर और यहाँ पर आयोजित है मकर संक्रांति का भोज। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है और चूंकि साल चुनावी है, ऐसे में कार्यकर्ताओं की पूरी जमात मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष खुद मेजबानी कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से पहले भोज की मेजबानी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने की, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एलजेपी चीफ रामविलास पासवान सहित एनडीए के तमाम सहयोगी पार्टी के नेता समेत कुल 600 लोग शामिल हुए। राजनीतिक कार्यकर्ता भी आएंगे, राजनीतिक नेता भी आएंगे। इसका केवल सियासी नहीं है, इसका मतलब भाईचारा है, प्रेम है, आपसी सद्भाव है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए लंबे काल से मैं कर रहा हूँ। जेडीयू के अलावा बीजेपी और एलजेपी भी चूड़ा दही का भोज करा रही हैं, जबकि लालू यादव की गैर मौजूदगी में आरजेडी खेमे में लगातार दूसरे साल भी मकर संक्रांति के मौके पर रौनक गायब है। हालांकि कांग्रेस ने जरूर मंगलवार को महागठबंधन के लिए भोज रखा है। जाहिर है तमाम दलों की कोशिश यही है कि त्योहारों के बहाने ही सही खाने के टेबल पर एक साथ बैठकर सियासी समरसता को बढ़ाया जाए ताकि लोकसभा चुनाव के नतीजों का जायका ना बिगड़े। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो जहां एक तरफ खाने के साथ साथ गठबंधन की बात हो रही है, वहीं अब आपको बताते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करने जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में जबरदस्त राजनीतिक घटना चक्र चलने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि जेडीएस के 11 से ज्यादा विधायक मुंबई में हैं और माना जा रहा है कि ये 11 से ज्यादा विधायक जो मुंबई में हैं वो जेडीएस की अनुमति से तो वहां पर हैं, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन दरअसल वो है भारतीय जनता पार्टी के न्योते पर। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जेडीएस को तोड़ने पर लग गई है? लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए पार्टी को तोड़ने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर किसी भी तरीके से कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसकी सुगबुगाहट उस दिन से शुरू हुई जब मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष आज इशारा करें और कल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराकर बीजेपी की सरकार बना दें। तो क्या आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले हम 2 जगहों पर सरकार गिरती और नई सरकार बनती देखेंगे? कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को कोई नहीं जाएगा। गवर्नमेंट विल स्टे। पूरा एमएलए हमारा पार्टी के साथ है,
क्या कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन पर मंडरा रहा है खतरा? क्या लोकसभा चुनाव से पहले होने लगी है जोड़ तोड़ की राजनीति? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि एक तरफ खुद सीएम कुमारस्वामी कांग्रेस के रवैये से नाराज हैं, वहीं कर्नाटक कांग्रेस के कई विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की भी खबरें हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा की अगुवाई में सिर्फ उनकी पार्टी ही नहीं बल्कि जेडीएस के विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। टाइम एंड अगेन दे आर फिक्सिंग द मुहूर्ता, बट टू देयर अनफॉर्चुनेट it is not happening. It will not happen. The government is stable. We are all stable. There is absolutely no problem with this government. We will definitely continue for 5 years. हालांकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से नकार रही है और राज्य में इस राजनीतिक उथल-पुथल के पीछे कांग्रेस जेडीएस के बीच बिगड़ते रिश्तों को जिम्मेदार ठहरा रही है। They should keep their house in order. If they are not able to keep them together, simply pinpointing at BJP, I don't think that it is fair on the part of any politician. दरअसल इन अफवाहों को हवा तब लगी जब 3 कांग्रेसी विधायकों के मुंबई में होने की खबर आई, मगर सीएम कुमारस्वामी ने इन अफवाहों पर यह कहते हुए विराम लगा दिया कि ये तीनों विधायक उन्हें बताकर मुंबई गए हैं। कुमारस्वामी कुछ भी कहें मगर इतना जरूर है कि कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव से कई विधायक नाराज थे, जिसके बाद जोड़ तोड़ की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गयी। अभी 4-5 जन एमएलए जैसे कि रमेश झाड़केवाले जो मिनिस्टर थे उनको मिनिस्टर से निकाला गया है, वो थोड़ा नाराज है। नाराज होना साजा है। अभी एक मिनिस्टर थे उनको मिनिस्टर निकालने के बाद साजा है, मगर यकीन रखो कोई एक एमएलए भी कोई बीजेपी को नहीं जाएगा। आपको बता दें कि 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के 104 सदस्य हैं, वहीं कांग्रेस और जेडीएस के मिलाकर 116 विधायक हैं, जबकि 2 निर्दलीय और 1 बीएसपी के विधायक हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी की नजर कांग्रेस से नाराज चल रहे जेडीएस विधायकों पर भी है। वैसे भी खुद सीएम कुमारस्वामी कांग्रेस पर उनकी पार्टी को कम आंकने का आरोप लगा चुके हैं। अब इन तमाम गतिविधियों के बीच कर्नाटक की सरकार कब तक बैलेंस बनाए रखने में कामयाब रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन। कांग्रेस और जेडीएस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप तो लगाए, तो बीजेपी ने उलटवार करते हुए जेडीएस पर ही अपने विधायकों पर डोरा डालने का शिकायत कर दिया। दिल्ली के कर्नाटक भवन में येदियुरप्पा की अगुवाई में तमाम बीजेपी के विधायकों की बैठक हुई, जिसके बाद बीजेपी ने इस तरह के आरोप सामने रखे। We have discussed in detail. Another 1 or 2 days we wanted to be together here because Kumaraswamy is trying his level best to disturb BJP MLAs and he has started horse trading. That's why we are showing unity by being together here. और आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है उसे लेकर कितनी बड़ी खबर है। एक सिलेंडर फटा और एक अखाड़े का पूरा शिविर जलकर तहस नहस हो गया। खैर की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इसमें बहुत ज्यादा नुकसान न झेल पाया, लेकिन सवाल यह उठने लगा है कि प्रशासन की तत्परता तो दिखाई दी, लेकिन आम आदमी की सावधानी क्या दिखाई दे रही है। गैस के सिलेंडर का विस्फोट एक बहुत ही विकट स्थिति सामने रखता है। जाहिर सी बात है इसमें लापरवाही उन लोगों की है जो गैस के सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब क्या सरकार के कर्मचारी हर पंडाल में घुस कर ये देखेंगे कि किस तरह से सुरक्षा के प्रावधानों का और मानदंडों का पालन हो रहा है? अगर आप खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर कुंभ में वही होगा जिसके बारे में कुंभ हर बार मशहूर है। कुंभ है तो हादसे होंगे, कुंभ है तो लोग मरेंगे। दूर दूर तक उठता धुएं का गुबार, चारों तरफ मची अफरा तफरी और फायर ब्रिगेड के साथ आग बुझाने की कोशिश करते साधु संतों की टोली। तस्वीरें प्रयागराज के महाकुंभ मेला परिसर की हैं, जहां दिगंबर अखाड़े के पंडाल में दोपहर के समय भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है। सिलेंडर में आग लगने से है पूरा अखाड़े में आग लग गई। ये दिगंबर अखाड़ा है, साधन सब थे परंतु अकस्मात एकदम से आग लगी है तो सब लोग घबरा गए इस विषय में। करीब साधु संत यहाँ पे होंगे? यहाँ करीबन 5000 साधु थे। आग की खबर फैलते ही पूरे मेला परिसर में खलबली मच गई, मगर मौके पर मौजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ अखाड़ों में मौजूद साधु संत भी तुरंत आग बुझाने में जुट गए। ये तस्वीरें बहुत ही भयावह हैं। एक बड़ी आग आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई थी। सबसे पहले बताते हैं, जैसा कि महंत यहाँ पर बता रहे हैं दिगंबर अखाड़े के, कि
सिलेंडर में आग लगी और सिलेंडर फटने के बाद ये आग धीरे धीरे आगे बढ़ती गई है और आग इतनी बढ़ी कि आगे पूरे शिविर को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गनीमत रही कि इतनी भीषण आग लगने के बावजूद इंसानी जान को नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, अखाड़े में बने टेंट और वहां मौजूद साधु संतों के सामान जरूर जलकर खाक हो गए। सब कुछ जल गया। हम लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। सब कुछ साधु जो भंडारा होता है उसकी जो सामग्री होती है वो सारी चीज भस्म हो गई है। इसको कोई न कहिए, तो दुर्घटना होते रहता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा भगवान की कृपा ये है कि एक आदमी भी इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ, कोई प्रकार के क्षति नहीं हुआ। दरअसल मंगलवार को प्रयागराज कुंभ का शाही स्नान शुरू हो रहा है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था की तमाम तैयारियां चाक चौबंद थी, जिसकी वजह से आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। सारी एम्बुलेंस तत्काल 2 से 3 मिनट के अंदर में 4-4, 5-5 एम्बुलेंस अगल बगल सेक्टर से आ गई। एयर एम्बुलेंस भी आ गई, एरोमेट की एयर एम्बुलेंस भी पार्कड है। कोई भी विक्टिम का हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। यह हादसा मेला प्रशासन के लिए एक तरह से अलर्ट कॉल माना जा सकता है। उम्मीद है कि ऐसे हादसे कुंभ मेले के दौरान दोबारा न हो, मगर इस महा आयोजन में जुटे तमाम लोगों को और भी मुस्तैद रहने की जरूरत है। प्रयागराज से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। सियासत का मौसम है, ऐसे में जब पतंगबाजी भी होती तो वहां भी सियासत दिखाई ही देती है। मकर संक्रांति के मौके पर नेताओं ने खूब पतंगबाजी की। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद में पतंग उड़ाते दिखाई दिए और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, एक अरसे बाद पतंग उड़ाई, बड़ा मजा आया। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पतंगबाजी की और ऐसा लग रहा था जैसे कि अशोक गहलोत भी आखिरकार राजनीतिक पतंगबाजी से परे हटकर असल की पतंगबाजी कर उसका मजा लूट रहे हैं।